नया दिन, नया लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है कि हम डिमांड को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा डिमांड कर्व है, इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि यार कैसे एक इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है और वो कैसे बाकी सारी चीज़ों को शेप करती है। क्योंकि ये जो डिमांड और सप्लाई, हम बहुत पहले से ये टर्म पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने देखा था कि जो प्राइस मैकेनिज्म में, फिर चाहे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम हो या फिर सोशलिस्ट सिस्टम हो, वहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे प्राइस को डिटरमाइन करवाने में, है ना। तो इस चीज़ को आज हम समझेंगे। तो आज हमारा पूरा लेक्चर जो होने वाला है सिर्फ डिमांड के ऊपर होने वाला है। चलो तो फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार हम डिमांड को समझते हैं कि डिमांड होती क्या है। तो डिमांड जो है वो होती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज एंड पे फॉर इट। यानी कि मान के चलो, आपको 10 किलो आटा खरीदना है और ये जो 10 किलो आटा है ये 2 हफ्ते चलेगा। और ये आपकी एक नीड है। क्यों है नीड? सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको ये। भाई खाना बनाओगे तो आटे से ही तो बनाओगे। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आप तो, मेजोरिटी ऑफ द नॉर्थ इंडियंस जो हैं उनकी स्टेपल डाइट वीट होती है। और भी सारी चीज़ें होती हैं बट मेन तो वीट होती है। तो आपको 10 किलो आटा चाहिए 2 हफ्तों के लिए। तो ये जो आपको जो क्वांटिटी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये हो गई उस चीज़ की डिमांड। ठीक है, यानी कि एक गुड जो आपको चाहिए और आप उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो, पे करने के लिए आप रेडी हो किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि 2 हफ्ते में आपको पता है कि आपको हर 2 हफ्ते में 10 किलो के आटे की डिमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपकी जो डिमांड है हर 2 हफ्ते में वो 10 किलो आटे की होती है। क्योंकि ये आटा आप खरीदना चाहते हो, आप इसके लिए पे करने के लिए रेडी हो और आप इसको यूज़ करोगे। तो आई होप समझ में आया होगा डिमांड क्या होती है। कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर मार्केट। यानी कि सीधी सी बात है, कितना सामान एक इंसान खरीदना चाहता है, बाय करना चाहता है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, यानी टाइम फ्रेम भी देखा जाता है, वही उसकी डिमांड कहलाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा। यानी कि मान के चलो, एक और एग्जांपल देता हूँ। एक है तुम्हारा पर्सन, एक है पर्सन ए, उसको चाहिए 10 kg वीट फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो जो उसकी वीट की डिमांड है वो 10 kg हो जाएगी 2 हफ्तों के लिए। लेकिन अब मान के चलो उसे चाहिए 20 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर 1 वीक। तो जो उसकी वाटर की डिमांड है वो हो जाएगी 20 लीटर्स फॉर 1 वीक। आई बात समझ में? यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिमांड होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की भी डिफरेंट डिमांडें होती हैं। जैसे कि मान के चलो बी पर्सन है, अब बी पर्सन को चाहिए 12 kg वीट क्योंकि वो इतना खाता है 2 हफ्तों में। तो आपने देखा कैसे पर्सन टू पर्सन डिमांड वेरी करती है और कैसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिमांड वेरी करती है। तो हमें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में,
उसी को हम डिमांड बोलते हैं। यानी कि कितना हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए या कितना हम पे करने के लिए रेडी हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, वो हमारी डिमांड कहलाती है। ठीक है, और ये हमारे नीड्स और वांट्स के बेसिस पे होती है। ठीक है, नीड्स में और वांट्स में मैंने आपको अंतर समझाया था। नीड्स होती हैं वो इसेंशियल चीज़ों के लिए, और वांट्स होती है नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए। डिज़ायर, नीड्स होती है इसेंशियल चीज़ों के लिए डिज़ायर, और वांट्स होती है नॉन एसेंशियल चीज़ों के लिए डिज़ायर। ये दोनों टर्म ओवरलैप करते हैं, तो हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ना आटा खरीदना है, पानी खरीदना है, तो वो मेरी नीड्स में आ जाएगा, क्योंकि वो यार इसेंशियल है, उसके बिना मतलब सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान के चलो मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं और मुझे और नए खरीदने हैं, तो ये मेरी ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी नीड है, क्योंकि मैं पुराने कपड़ों से भी काम चला सकता हूँ। पर क्योंकि मेरे को नए खरीदने हैं, ये मेरी वांट्स के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वांट्स जो है हमारी नॉन एसेंशियल डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप तुम्हें डिमांड को समझ में आया होगा कि यार डिमांड होती क्या है। तो हमारी किसी भी प्रोडक्ट के लिए वांट्स या डिज़ायर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, हम उसको डिमांड कहते हैं, है ना। अच्छा, डिमांड जो है वो सिर्फ डिज़ायर नहीं होती, इट रिक्वायर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। यानी कि सिर्फ हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम उसको मन में सोच रहे हैं यार मेरे को ना एक आईफोन चाहिए, तो सिर्फ वही हमारी डिमांड नहीं कहलाएगी। आप उसके लिए पे करने के लिए रेडी हो और उसे खरीदने के लिए रेडी हो, वो भी होना चाहिए, तभी वो डिमांड कहलाएगी। समझ रहे हो? देखो, ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ों को ओन करना चाहते हैं, बट क्या हम उनके लिए पे करने के लिए रेडी हैं? क्या हम उनको खरीदने के लिए, इंस्टेंटली खरीदने के लिए रेडी हैं? नहीं ना। तो वो जो है वो सिर्फ डिज़ायर्स हो गई। ठीक है, यार काश मेरे पास एक सुपर कार होती, ये होता वो होता, तो वो क्या है, वो सिर्फ डिज़ायर्स हैं। लेकिन डिमांड जो होती है वो एक बहुत प्रैक्टिकल नीड होती है, जिसके लिए आप पे करने के लिए रेडी होते हैं। जैसे कि फूड हो गया, फूड जो है उसके लिए डिमांड होती है। अब ज़रूरी नहीं है हर टाइप के फूड के लिए डिमांड हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, डिमांड जो है वो सिर्फ डिज़ायर की इक्विवेलेंट नहीं है, आप उसके लिए पे करने के लिए भी रेडी होने चाहिए, आप उसको खरीदने के लिए भी रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम डिमांड बोलेंगे। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट तो कलेक्ट कर लिया कि डिमांड इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिजायर। चलो, फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो है वो रिलेटेड होती है। यानी कि डिमांड जो है वो डिपेंड करती है किसी प्रोडक्ट के प्राइस पे और टाइम पीरियड पे। मोस्टली प्रोडक्ट के प्राइस पे ही डिपेंड करती है। टाइम फ्रेम हम इसलिए फैक्टर में लेते हैं जिससे हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को क्लासिफाई कर पाएँ कि हाँ, इस प्रोडक्ट की इस टाइम फ्रेम में इतनी डिमांड थी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं हर चीज़ को। तो कोई प्रोडक्ट था एक्स करके, वो 10 रुपये का आता था, तो उसकी डिमांड थी 100, यानी कि 100 लोग उसे खरीदना चाहते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जनवरी की। लेकिन उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 20 रुपये, और अब 50 लोग उसे बाय करना चाहते हैं, क्योंकि यार प्राइस बढ़ गई ना। तो जब प्राइस बढ़ जाती है तो देखा होगा कि लोग जो हैं उस क्वांटिटी को कम खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और इसके कई सारे रीजंस भी होते हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये बात है हमारी फेब्रवरी की। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो डिमांड अलग थी और यहाँ पे डिमांड अलग हो गई, है ना। तो यही चीज़ है, डिमांड जो है वो एक वेरिएबल है, यानी कि वो समय के संग चेंज होती रहती है, वो प्राइस के संग चेंज होती रहती है। ठीक है, वो कंट्री टू कंट्री, ग्रुप टू ग्रुप चेंज होती रहती है। कंट्री टू कंट्री का मतलब है, देखो किसी देश में किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे कि मीट का एग्जांपल ले लो,
जो मीट ईटिंग कंट्रीज़ हैं, जो नॉन वेज प्राइमरली, जहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पे मीट की डिमांड ज़्यादा रहती है। और इंडिया जैसी कंट्री है जहाँ पे मीट को, या जहाँ पे वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे मीट की जो डिमांड है वो होगी हमारी कम। तो ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पे कस्टम्स का चेंज आ गया ना, और कस्टम्स का चेंज जो है वो कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन आता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है। दूसरा है, मैंने बोला कि ग्रुप टू ग्रुप। अब यहाँ पे मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूँ यार, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इनकम ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो, इनकम ग्रुप्स। तो 3 मेजर इनकम ग्रुप्स होते हैं, हाई, मिडिल और लो। तो जो जितना महंगे से महंगा प्रोडक्ट है वो हाई इनकम ग्रुप में ज़्यादा उसकी डिमांड होती है, और उतनी ही उसकी कम डिमांड लो इनकम ग्रुप में भी होती है। तो आपने देखा कैसे डिमांड जो है वो डिपेंड कर रही है कई सारे फैक्टर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ प्राइस और टाइम पीरियड लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्राइस और टाइम पीरियड इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की डिमांड की बात करते हैं तो हम उस जो डिमांड की बात कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और किसी पर्टिकुलर प्राइस पे ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसकी 100 डिमांड है, तो यार 100 डिमांड कब है, जनवरी की है और 10 रुपये पे है। अगर 50 डिमांड है तो वो फेबररी में है और 20 रुपीज़ में है। ठीक है, तो डिमांड को हम कभी भी अकेले बात नहीं करते कि यार किसी प्रोडक्ट की ना मेरे पास ना 150 डिमांड है, ऐसे नहीं बात करते। हम बोलते हैं कि यार इस प्राइस पे इतनी डिमांड आई इस टाइम फ्रेम में, ऐसे बात करते हैं हम। तो डिमांड को हमेशा हम प्राइस और टाइम पीरियड के साथ ही फैक्टर में लेते हैं या समझते हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे, जो कि कहना चाहते हैं की पॉइंट्स। अब यार ये बहुत ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा सा और डिटेल में डिमांड के बारे में। तो इनवर्स रिलेशन होती है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो पॉइंट है, इसी को हम डिमांड कर्व बोल देते हैं या लॉ ऑफ डिमांड बोल देते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जितनी, जब किसी प्रोडक्ट की, जिसकी प्रोडक्ट हमने माना एक्स, तो जब एक्स प्रोडक्ट की 10 रुपये प्राइस थी उसकी डिमांड थी 100, जैसी 20 रुपये प्राइस हुई डिमांड हो गई 50। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, यानी जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दें तो, या फिर अदर फैक्टर्स को कंसिडरेशन में ना लें तो इसके बारे में तो हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे ही। अभी इतना समझा देता हूँ कि डिमांड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, जब यानी कि जब प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दें तो, और एक्सेप्शंस को ना लें तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जितने भी ये सारे की पॉइंट्स हमने लिए हैं, ये हमने एक अजम्पशन पे लिए हैं, और वो अजम्पशन है हमारा सेटरिस पारिबिस, यानी कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो। देखो यार, जब भी हम 9th 10th में पढ़ते थे तो हम ऐसा ही करते थे ना कि हम बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट मान लेते थे जब हम क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 को पढ़ते थे, है ना, देखा होगा आपने। तो इसको मानना, इसको अजम्पशन मानना ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम क्लियर कट जो रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज के बीच में वो इस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया है।
जैसे कि इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये मत बोलना कि यार ज़रूरी नहीं है कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया है। अब इसी पॉइंट के बाद हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला गया है। प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है और डिमांड को ना डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो इनको जो बोला गया है ये एक दूसरे के कंपैरिजन में बोला गया है। यानी जब प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है और डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया है, तो ये एक दूसरे के कंपैरिजन में बोला गया है, ना कि सारे फैक्टर्स को कंपेयर करके। क्योंकि मैंने बताया हम दो भी वेरिएबल्स को या क्वांटिटीज़ को एक साथ पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। क्योंकि अगर हम तीसरे को ले लेंगे तो यार वो फिर इनकी केमिस्ट्री को बिगाड़ देगा ना, क्योंकि फिर तो उसका भी इफेक्ट आने लग जाएगा। तो ये चीज़ है। चलो, तो यहाँ पे प्राइस को इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया है? यहाँ पे प्राइस को इंडिपेंडेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो प्राइस है वो इन्फ्लुएंस करती है डिमांड को। इट इज नॉट द अदर वे राउंड। यानी डिमांड जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती, प्राइस जो है वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। और यही पैटर्न देखा गया है प्रीवियस मार्केट ट्रेंड्स में और आगे भी देखा जाएगा। यानी कि जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। एक्सेप्शंस को नहीं काउंट करेंगे हम अपनी जनरल एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि एक्सेप्शंस को हम बाद में अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है तुम्हें समझ में आई होगी। प्राइस को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला और डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला। और डिमांड को जब हमने डिपेंडेंट बोला तो वो किस पे डिपेंड है? वो प्राइस पे ही डिपेंड हो रहा है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो आई होप सी समझ में आया होगा कि क्या मैटर चल रहा है इन दोनों के बीच। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या है यार, इसको भी समझो, क्योंकि ये भी जो है डिमांड को ना चेंज करता है। कैसे करता है चेंज? तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का पहले मतलब समझते हैं। As consumers buy more units, each additional unit gives less satisfaction, so they are willing to pay less for more units. मतलब कहने का मतलब क्या है? क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स खरीदते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की या उसको यूज़ करते हैं, तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आने वाला सेटिस्फेक्शन है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे यूनिट्स का कंजम्पशन या बाइंग बढ़ती है, उनकी यूटिलिटी यानी इंडिविजुअल यूटिलिटी वो कम होती जाती है। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखो यार, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आता, हवा में बोल दिया। एग्जांपल समझिए अच्छे से। तो चलो समझते हैं। अब मान के चलो आपको यार आपने ना बहुत घंटों से खाना नहीं खाया, आपको लगी भूख, आपने कर दिया पिज़्ज़ा ऑर्डर। पिज़्ज़ा ऑर्डर हो गया। अब पिज़्ज़ा आया और हमने देखा कि उसमें 6 स्लाइसेस हैं। आपने खाया पहला स्लाइस, तो यार आपको इससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि आपकी इससे काफ़ी हद तक भूख जो है वो मिटेगी, क्योंकि आप वैसे बहुत भूखे थे। फिर आपने खाया सेकंड स्लाइस, तो आपका जो पहले पेट था बिल्कुल खाली, एम्प्टी, अब पेट जो है वो थोड़ा सा फुल हो गया, हाफ फुल हो गया। और फिर खाया थर्ड स्लाइस, पेट जो है कंप्लीटली फुल हो गया। तो आपकी जो ज़रूरत थी वो 3 स्लाइस की थी, लेकिन अब आप जब फोर्थ स्लाइस खाओगे तो आपको उतनी उसकी यूटिलिटी महसूस नहीं होगी। यानी जितना सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट स्लाइस से मिलेगा या सेकंड स्लाइस से मिलेगा, उतना आपको फोर्थ स्लाइस से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट तो 3 स्लाइस में भर चुका है ना। हम ये अजम्पशन लेके चल लेते हैं कि 3 स्लाइस भर देगा आपका पेट। और फिर आप फिफ्थ स्लाइस खाओगे
तो वो आप ज़बरदस्ती खाओगे, यानी कि आपको जो यूटिलिटी है उससे मिल रही है वो जीरो हो जाएगी। और फिर सिक्स्थ स्लाइस, हो सकता है आपके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है बट आप इसलिए खा रहे हो कि यार आपको वो ख़त्म करना है, तो हो सकता है कि यूटिलिटी जो है उससे मिल रही है वो नेगेटिव में भी चली जाए। क्यों? क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन की मिलने की जगह पेन मिलने लग गया उससे। ठीक है, तो ये जो हो गया, यूटिलिटी जो होती है वो हमारी सेटिस्फेक्शन ही तो होती है। जब उसका उल्टा मिलने लग जाएगा तो यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, तो यही हुआ। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही बताता है कि जैसे जैसे हम किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उतनी ही उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। ठीक है, तो अब जो है फोर्थ स्लाइस और फिफ्थ स्लाइस जो है वो आपके लिए वर्थलेस थे, क्योंकि आपका तो पेट जो है वो 3 स्लाइस में भर गया ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि यार जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ स्लाइस हैं इनकी आपको जो प्राइस है उसकी वो खटकेगी। बट क्योंकि आपने तो पूरा पिज़्ज़ा परचेज किया था तो आपने तो ऑलरेडी इसको पे कर दिया है। बट अगर मान के चलो कोई इंसान है, ए पर्सन, उसको 10 kg की ज़रूरत है, क्योंकि वो 2 हफ्ते में 10 kg ही यूज़ कर पाएगा। लेकिन दुकान वाला है वो उससे बोलता है कि यार आप 15 kg ले लो ना, तो बोलेगा यार मैं तो 2 हफ्ते में सिर्फ 10 किलो ही खा पाऊंगा, तो मैं एक्स्ट्रा 5 किलो को क्यों लूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 5 किलो है ना उसके लिए उस पर्सन की यूटिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो उसके लिए पे करने के लिए रेडी नहीं है। तो दुकान वाला बोलेगा कि यार अच्छा चलो मैं आपको ये ना 40% डिस्काउंट पे दे दूंगा, एक्स्ट्रा 5 किलो आप इसे ले लो। तो अब जो पर्सन है वो उसको लेने के लिए रेडी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसने क्या किया है, उसकी प्राइस उसने कम कर दी है। तो वो फ्यूचर तो वो फ्यूचर को देखते हुए कि अगले हफ्ते भी मेरे को ज़रूरत पड़नी है, तो फ्यूचर को देखते देखते हुए वो उसको बाय कर लेगा। तो यही तो, इसी प्रोसेस को तो हमने क्या बोला, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे ही आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल होती है आप उस प्रोडक्ट के लिए और ज़्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं होते हो। इनफैक्ट आप उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है आपके लिए और कम हो जाती है जैसे ही आपकी सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो जाती है। और आप उस प्रोडक्ट के लिए और ज़्यादा तभी पे करोगे जब उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा तुम्हें कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करती है। ये पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल है, इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे सेटिस्फेक्शन हमारी जो डिज़ायर्स है, जो हमारी डिमांड है उसको ड्राइव करती है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा कि सेटिस्फेक्शन जो है वो हमारी डिमांड को डिराइव करता है, ये चीज़ है। फिर है नॉट क्वांटिटेटिव इन नेचर। अब ये बोल रहा है कि जो हमारी डिमांड है वो क्वांटिटेटिव नहीं होती। तो अगर क्वांटिटेटिव नहीं है तो फिर क्या है, तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, अब देखो यार डिमांड तो क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन ये ना लॉ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात कर रहा है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्वांटिटेटिव नहीं होता है, वो हमारा डायरेक्शन शो करता है कि जो डिमांड है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, यानी वो बढ़ेगी या कम होगी, इसके बारे में बात कर रहा है। डिमांड तो क्वांटिटेटिव होती है, उसको तो हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं डिमांड को, लेकिन जो लॉ ऑफ डिमांड है, जो हमारा डिमांड कर्व है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी थी, लॉ ऑफ डिमांड, वो हमारा क्वांटिटेटिव नहीं होता। वो क्या करता है, वो हमें डायरेक्शन शो करता है कि जो डिमांड है वो प्राइस में, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, यानी कि डायरेक्शन शो करता है सिर्फ। तो चलो ये हो गया हमारा। फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो डिमांड को शेप करते हैं। ठीक है, पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट। तो
यानी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये तो हमने बोला कि यार ये तो इन्वर्सली होता ही है, इसको तो हमने पढ़ ही लिया है। दोबारा जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखेंगे और देखा है। फिर कंज्यूमर इनकम। तो कंज्यूमर इनकम में क्या होता है? कंज्यूमर इनकम में ये होता है कि जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड होती है, क्योंकि यार आप उतनी ज़्यादा आपके पास डिस्पोजेबल इनकम होगी और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है ना। अब जिसके पास है नहीं वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा किसी भी गुड्स या सर्विसेज में? जिसके पास ज़्यादा है तो वो उसको ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा, है ना, वो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर पाएगा। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया है। डायरेक्ट रिलेशन यानी कि जितनी ज़्यादा इनकम है आपकी उतनी ही ज़्यादा आपकी डिमांड होती है। फिर ये यहाँ पे एक्सेप्शन को मेंशन कर दिया गया है कि फॉर इन्फीरियर गुड्स डिमांड में डिक्रीज एज इनकम राइजेस। ये एक एक्सेप्शन है, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में। ठीक है, मैं एक प्रॉपर लेक्चर लेके आऊँगा इन सारे डिमांड्स के एक्सेप्शंस के ऊपर, और उसमें हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस करूँगा तो फिर मेरे को पूरा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ लिंक्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मान के चलो मेरे को एक कार खरीदनी है, लेकिन उस कार की जो प्राइस है वो स्टील पे डिपेंड करती है, क्योंकि कार में स्टील का बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसकी जो प्राइस है वो इंजन पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि हो सकता है वो किसी और कंपनी का इंजन यूज़ कर रही हो। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है, उसमें जितने भी रॉ मटेरियल्स का यूज़ हुआ है उन पे उसकी प्राइस डिपेंड कर रही है। साथ में साथ अगर इलेक्ट्रिसिटी को काउंट में ले लिया जाए, क्योंकि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सारी मशीनरीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर रन करती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है यार, कार की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। क्योंकि पहले अगर मान के चलो 100 रुपीज़ का खर्चा आ रहा था पर आवर का, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जब बढ़ गई तो 150 का जब खर्चा आने लग गया पर आवर का, तो इस कॉस्ट को जो ओनर है वो ट्रांसफ़र करेगा बायर पे, क्योंकि उसे तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना। तो ये जो कॉस्ट होती है वो ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि वो कार का रेट बढ़ा देगा, ऊपर कर देगा अपना प्रॉफिट को उतना ही रखने के लिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है, पहले है सब्स्टिट्यूट्स और दूसरे हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो सब्स्टिट्यूट कौन से प्रोडक्ट होते हैं? मान के चलो यार मेरे को टी बहुत पसंद है, टी। तो टी जो है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉफ़ी के पास चले जाऊंगा। क्या दोनों एक तरीके के ड्रिंक्स ही हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही आपको पता होगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि एक की जगह दूसरे का आ जाना। देखा है ना, स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर जो होते हैं तो उनको सब्स्टिट्यूट टीचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक टीचर की जगह दूसरे टीचर आ गए उनको रिप्लेस करके। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट या रिप्लेस्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही है। तो टी को मैं रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि यार टी महंगी हो गई, तो मैं क्या करूँगा, कॉफ़ी पे चले जाऊंगा। तो टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी हो गया। तो अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो इसकी डिमांड, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये उन्हीं केसेस में होता है जिन केसेस में सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है। तो कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी है और टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यार कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि यार टी की जब प्राइस बढ़ी तो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, कॉफ़ी कंज्यूम करने लग जाएंगे, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा हो गई। ठीक है, और ये हम एक अजम्पशन लेके कर रहे हैं कि इनकी प्राइस जो है वो है सिमिलर, तभी इनको सब्स्टिट्यूट भी बोला गया है, क्योंकि इनकी प्राइस सिमिलर होगी ना। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे कॉस्ट जो है वो वेरी करती है आपके सब्स्टिट्यूट की कॉस्ट से। मतलब डिमांड जो है आपकी
वो वेरी करेगी आपके कॉस्ट ऑफ लिंक्ड गुड्स एंड सर्विसेज से, और उसमें भी सब्स्टिट्यूट की कॉस्ट से। फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि जो कार में स्टील का यूज होता है और इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उनकी प्राइस बढ़ेगी तो भाई कार की भी प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यार ओनर है, उसको तो उतना ही प्रॉफिट करना है ना, ये चीज़ है। तो वो क्या करेगा, ये जो बढ़ी हुई प्राइस है वो बायर को ट्रांसफर कर देगा कि तुम ही पे करो इसको, वही तो अपना प्रॉफिट चाहिए। तो ये वाली चीज़ आ जाती है। तो जब स्टील की प्राइस बढ़ी, तो जो स्टील है वो कार का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, यानी कि वो इसके प्रोडक्शन में यूज़ आता है। स्टील जो वो कार के प्रोडक्शन में यूज़ आता है, तो इसलिए कार की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने देखा है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की जब प्राइस बढ़ती है, तो जो कार की भी प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो इसकी डिमांड है, कार की डिमांड है, वो कम हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट केस देखा था कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ने से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती थी, पर यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस बढ़ने से जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो रही है। ठीक है। अब आप बोलोगे यार आप तो दो दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हो, तो हाँ, हम डिफरेंट क्वांटिटीज को भी तो कंपेयर करेंगे ना, क्योंकि मैं डिमांड को डिमांड से कंपेयर तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं उन फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो डिमांड को शेप करते हैं। तो डिमांड को शेप नहीं करेगा ना, अलग फैक्टर्स ही तो होंगे जो डिमांड को शेप करते हैं, जिनको हमने पढ़ा था, जो कि हो गए प्राइस, हो गए इनकम, हो गया जिसको हमने पढ़ा भी था अभी, और क्या हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, यानी उस प्रोडक्ट की खुद की कॉस्ट हो गई, ये चीज़। तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट पढ़ी है वो थी बाकी और दूसरे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो उसी प्रोडक्ट से लिंक्ड हैं किसी ना किसी तरीके से, या तो वो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं या फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स यानी वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो उसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज में आते हैं, और सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके कॉम्पिटिटर, उस प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर। मान लो जैसे टी का कॉम्पिटिटर कौन है, कॉफी। कार का कॉम्पिटिटर कौन हो गया, दूसरी कार की कंपनीज या बाइक्स। ठीक है। एसी का कॉम्पिटिटर कौन हो गया, कूलर। ऐसे ये सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो। ठीक है। तो अगर एसी की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कूलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर लोग इसे नहीं परचेस करेंगे ना, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर इसकी डिमांड कम होगी तो लोग फिर कूलर परचेस करेंगे, तो कूलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे हमारा कॉस्ट ऑफ लिंक्ड गुड्स एंड सर्विसेज काम करता है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर है हमारा चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस। अब यार ये भी चीज़ें शेप करती है हमारी इकोनॉमी को, और इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स की डिमांड को। तो अगर ऐसा होने वाला है कि यार फ्यूचर में लगता है लोगों को कि प्राइस बढ़ेगी, स्पेकुलेशन कर रहे हैं लोग, यानी कि एक सेकेंड, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइस वीट की बढ़ जाएगी फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में लोगों की डिमांड जो है वीट को लेकर वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई फ्यूचर में वीट की प्राइस बढ़ जाएगी, इससे बढ़िया ना इसको और अभी खरीद के रख लो। तो ऐसे जो एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस आते हैं, तो भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड में चेंजेस आते हैं। अगर कंज्यूमर को लगता है कि यार प्राइस बढ़ेगी फ्यूचर में, तो वो अभी ही प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, यानी कि प्रेजेंट में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इनकम और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑल्सो अफेक्ट डिमांड। हो सकता है कि यार मान के चलो, यहाँ पे तो हमने वीट की प्राइस की बात कर ली, ऐसा हो गया कि मान के चलो वीट की अवेलेबिलिटी पे ही बात आ गई, यानी कि अगर मैं मान के चलो कि मॉनसून जो है वो बहुत बेकार हुआ, उसकी वजह से क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि मानसून जो है वो अच्छे से आया नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि यार वीट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा,
और वीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो आगे चल के जो वीट है उसकी हो सकता है शॉर्टेज हो जाए। तो इसी शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए भी कभी कभी डिमांड बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, क्योंकि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास वीट की डिमांड बढ़ी रहे, या फिर जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी हमारे पास कमी ना हो फ्यूचर में किसी भी कारण की वजह से। तो इसीलिए भी डिमांड बढ़ सकती है। फिर है, अब मान के चलो कोई इंसान है, उसको लगता है कि उसकी जो इनकम है वो फ्यूचर में बढ़ जाएगी, फ्यूचर में उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो जब उसकी फ्यूचर में इनकम बढ़ जाएगी तो वो क्या करेगा, अभी से ही उसकी जो डिमांड है उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि उसे पता है उसकी इनकम बढ़ने वाली है। लेकिन अभी इसी का उल्टा कर दें कि उसे पता है कि उसकी इनकम जो है फ्यूचर में वो कम हो जाएगी। मान के चलो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 60 है और वो रिटायर होने वाला है, और उसे पता है कि यार उसकी जो फ्यूचर में इनकम है वो कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, अपनी डिमांड भी कम कर लेगा, जिससे कि वो सेविंग्स कर सके, फ्यूचर के लिए बचा सके पैसा किसी भी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर सिर्फ बचाने के लिए। तो ये इन चीज़ों से भी हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पे असर पड़ता है। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आया होगा। फिर नंबर्स ऑफ बायर्स इन द मार्केट। सीधी सी बात है यार, जितने ज़्यादा बायर्स हैं मार्केट में उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और जितने कम बायर्स हैं उतनी कम डिमांड होगी। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनके बहुत बड़े बड़े मार्केट होते हैं, और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जनरेट होगी, और ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होगी। प्रोडक्ट सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। समझ गए? तो जितने ज़्यादा बायर्स होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ज़्यादा सेलिंग होगी, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो जो हमारे डेमोग्राफिक्स हैं वो भी शेप करते हैं हमारे डिमांड को। किसी प्रोडक्ट की डिमांड एक छोटी सी कंट्री में हो सकता है 100% की हो, मतलब 100 लोग उसे डिमांड कर रहे हो, पर वही इंडिया जैसी कंट्री में हो सकता है कि यार उसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिमांड कर रहे हो। ठीक है। तो ये जो है, ये क्यों है, ये है डेमोग्राफी की वजह से। डेमोग्राफी यानी वहाँ की पॉपुलेशन की वजह से, और पॉपुलेशन ही तो हमारे क्या मार्केट इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं बायर्स एंड सेलर्स की फॉर्म में। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें ये सब। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है इस लेक्चर में, वो हमने पहले तो क्या किया है, डिमांड को पढ़ लिया है कि डिमांड होती क्या है एग्जाम्पल्स के संग। फिर हमने कुछ उसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स को पढ़ा, और उसके बारे में जाना कि ये रिलेटेड किस चीज़ से होती है। फिर इसके बारे में और हमने फैक्ट्स को पढ़ा है कि इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का, और बाकी सारे फैक्टर्स को पढ़ते हुए, और फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा जो था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मैं यहाँ समझा चुका हूँ। ठीक है। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को पढ़ा। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, इसको यार स्टार मार्क करो हमेशा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछ सकता है कोई भी एग्जामिनर कि आप बताइए प्राइस कैसे शेप करती है डिमांड को, या कंज्यूमर इनकम कैसे शेप करती है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अगर आपको इसकी अच्छे से नॉलेज है तो आप लॉ ऑफ डिमांड से कोई भी क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं। अब जो हमारा एक छोटा सा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो रह गया है, वो है हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। अब बोलोगे करेक्टरिस्टिक्स तो हमने ऊपर पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जिनको मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी से। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। पहला करेक्टरिस्टिक है
वो है हमारा प्राइस। ये तो हमने ऊपर पढ़ाई है, तो इसको तो हम टिक कर लेंगे। दूसरा है हमारा टाइम, ये भी हमने पढ़ा। जो डिमांड है वो पर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होती है, तो इसको भी हम टिक कर लेंगे। तीसरा है मार्केट, इसको भी हमने इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ा। ये हो सकता है किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो सकता है किसी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो। इसका एग्जांपल हमने मीट से ले पढ़ा था कि कैसे जो वेजिटेरियन कंट्रीज होती हैं जैसे कि इंडिया है, वहाँ पे मीट की डिमांड कम होती है और पर पर्सन मीट की डिमांड कम होती है, पर पॉपुलेशन सॉरी। और जो कंट्रीज़ हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ है या फिर जहाँ पे मीट खाया जाता है, वहाँ पे जो मीट की डिमांड है वो ज़्यादा होती है पर पॉपुलेशन। ध्यान रखना, पर पॉपुलेशन बात कर रहा हूँ। फिर है हमारा अमाउंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट है यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि कितना जो इंसान है वो परचेज करने के लिए रेडी है, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट की कई सारी डेफिनेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, इसका डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, बट यहाँ पे जो अमाउंट है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स दैट अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज। जैसे कि 10 किलो आटा, एक मोबाइल, है ना, 2 लीटर दूध, ये सब। तो ये 2 लीटर है, 10 किलो है, एक मोबाइल है, ये क्या है, ये अमाउंट है। ठीक है, तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स थे डिमांड के। कि डिमांड जो है, जब भी हम डिमांड को लिखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी उसकी प्राइस, उसका टाइम क्या है, कौन से मार्केट में है और कितने नंबर में उसको बाय किया जा रहा है। किसको बाय किया जा रहा है, प्रोडक्ट को बाय किया जा रहा है। तो आज जो है वो हमने इस कंसेप्ट ऑफ डिमांड को पढ़ लिया है पूरा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा डिमांड कर्व पे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें कुछ खास है नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।